पिंडी बॉय का जर्मन रेलवेज़ तक का सफ़र। आज होगी बड़ी ज़बरदस्त गपशप और मेरे साथ हैं फ़हद सीमाब, डॉक्टर फ़हद सीमाब, जिनका ताल्लुक़ पिंडी से है और अब जर्मन रेलवेज़ में सिविल इंजीनियर हैं। और इससे पहले इन्होंने पीएचडी की जर्मनी की अच्छी यूनिवर्सिटी RWTH आखिर यूनिवर्सिटी से। उससे पहले इन्होंने इटली में स्कॉलरशिप में मास्टर्स भी किया और पाकिस्तान की एक जानी पहचानी यूनिवर्सिटी UET टेक्सला से इन्होंने इंजीनियरिंग पहले हासिल की। तो इनसे इनका सफ़र जानेंगे जिसमें बहुत कुछ सीखने को है। इटली का स्कॉलरशिप, जर्मनी की पीएचडी स्कॉलरशिप पे और जर्मनी की सबसे जर्मनी पूरे जर्मन रेलवेज डॉयचे बान में इंजीनियर हैं अब ये। तो ये सफ़र और इनका बचपन, ये सब चीज़ों में जानेंगे। और आप लोग जो देख रहे हैं देसी मीडिया जर्मनी, आप ये तो जानते हैं कि इनके आपने शोज़ देखे हैं बड़े फॉर्मल अंदाज में, ड्राइंग रूम टॉक विद फ़हद, वो तो मशहूर हैं। लेकिन आज एक बतौर मेहमान ही हमारे साथ शामिल है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। वालेकुम सलाम शारिक भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू हैम्बर्ग। आप हैम्बर्ग आए इतनी दूर और स्पेशली मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, इसके लिए, शो के लिए भी। तो बताएं क्या बात करनी है। बिल्कुल, म्यूनिख से हम हैम्बर्ग आए हैं जो कि तकरीबन 8-9 घंटे की मुसाफत है। यहाँ पे कुछ सेमिनार थे तो हमने कहा इनसे बात करें। बिल्कुल, आपके सफ़र में बहुत कुछ जानने को है। लोग आपको फॉर्मली सूट में देखते हैं। तो पहले तो बताएं कि आप जर्मन रेलवेज़ में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सेट हो गए नए रोल में? सर, शारिक भाई क्या कहते हैं, सर कहने की आदत पड़ी हुई है क्योंकि इतना ऑफिस में सर कहने की आदत पड़ी हुई है। तो सीन यूँ है कि जर्मन रेलवेज़ में मुझे 6 महीने हो गए और मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। जर्मनी में हम जो हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग में स्पेशली हम नई एस बान बना रहे हैं। एस बान नॉर्मली स्नेल बान को कहते हैं और जर्मनी में नॉर्मली जो इसका 3 किलोमीटर के गैप पे नेक्स्ट स्टॉप होता है अंडरग्राउंड मेट्रो। डिफरेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो 1 किलोमीटर पे होता है, एस बान का राउंड अबाउट 3 किलोमीटर पे होता है। तो एस बान का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। S4 हम बना रहे हैं और 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने टेक्निकल मैनेजमेंट करनी है, सारी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन। उसमें ब्रिजेज़ हैं, अंडरपास हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, अंडरग्राउंड आपके सुपरमार्केट हैं। तो सारा कुछ हम कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो पैसों की डीलिंग है, टेक्निकल मैनेज है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, वो सारा कुछ मैंने इंश्योर करना है। तो काफ़ी बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। बेसिकली एस बान जो है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जो ट्रेन होती है उसको कहते हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी। तो माशाल्लाह पहले तो मुबारक हो इतने अच्छे रोल पे, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत कम ही कोई लोग हैं जो जर्मन रेलवेज़ के लिए काम कर रहे हैं। कॉनर की बात है पाकिस्तानी के लिए। तो वहाँ पे जिस तरह मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों से डीलिंग्स करनी है, उसमें मजदूर भी होंगे, उसमें वर्कर्स होंगे सारे और कॉन्ट्रैक्टर्स भी। तो ये ज़ुबान इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे कि जर्मन बोली जाती है? ये आपने क्या सवाल पूछ लिया। जर्मन कम्प्लीटली जर्मन इन्वायरमेंट है। बल्कि मैं जब फर्स्ट डे ऑफिस में गया था तो मेरी जर्मन मैंने B1 तक की हुई है। और मैं जब फर्स्ट डे गया था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बट कंपनी डॉयचे बान एज अ कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है। वो आपको सेटल इन होने का टाइम देते हैं और आपको आपके जर्मन कोर्स में सपोर्ट भी करते हैं। और फिर मुझे वैसे ही क्या कहते हैं, जब मुझे चैलेंजेस आते हैं तो मुझे वो, क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी ऐसी है कि मैं हमेशा चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और मोटिवेटेड होता हूँ कि यार अब इस रोल को निभाना है और इसमें आगे जाना है। तो उसमें फिर जर्मन मैंने इन 6 मंथ्स खुद ही से पढ़ के ऑफिस में खुद ही लेटर लिख के कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कशन करके, तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है। अब चल रही है, काफ़ी चल पड़ी है, लेकिन अभी और चलानी है। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल जर्मन अभी भी आनी है। चैलेंजेस ज़बरदस्त जो लोग देख रहे हैं हमें पूरी दुनिया से। जर्मनी में तकरीबन सब ऑफिसेज़ में जर्मन ज़ुबान बोली जाती है और ये अपने बड़ा फ़ख्र करते हैं अपनी ज़ुबान पे। सिर्फ एक वाहिद फील्ड IT है जिसमें लोग, क्योंकि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और उसमें आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है कंप्यूटर पर अकेले बैठ के, तो आप जो है जर्मनी के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी हर जगह आपको सीखनी होती है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप इसमें उसके जो सिविल इंजीनियरिंग में तो काबिल होंगे ही, मुझे इस पर यकीन है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप भी हासिल करते रहे हैं, पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े। तो पहले थोड़ी सी हैम्बर्ग में बात करते हैं, फिर आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है। कि पहले हैम्बर्ग आपको कैसा लगा कंपेयर टू आखन, जहाँ से आपने PhD की? हैम्बर्ग बहुत प्यारा शहर है। बल्कि मैं हैम्बर्ग से इतना एडिक्ट हो गया, हालांकि 6 महीने ही हुए और मैं आखिर में 4.5 साल रहा हूँ, PhD वहाँ से की है। लेकिन हैम्बर्ग ने मुझे बिल्कुल ना एक किस्म का अट्रैक्ट कर लिया। इतना ज़्यादा शहर, बड़ा शहर है, जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है, तो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। शहर इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा डेवलप्ड है। और अगर मैं थोड़ी सी इन्फो देता जाऊँ तो वेनिस में कहा जाता है बहुत ज़्यादा ब्रिजेस हैं, लेकिन रियलिटी में इटली का शहर वेनिस, लेकिन रियलिटी में हैम्बर्ग में ज़्यादा ब्रिजेस हैं एज़ कम्पेयर टू वेनिस। और दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा शहर जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिजेस हैं, 2,500 के करीब ब्रिजेस हैं, तो उस हिसाब से बड़ा मशहूर है। लेकिन तो शहर बहुत एक्टिव है, बहुत लाइवली है, बड़ा मज़ा आता है लाइफ का यहाँ पे, बहुत कुछ करने को। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, ये तो बड़ी हम अट्रैक्टिव चीज़ों में बात कर रहे हैं, जर्मन रेलवेज़ की जॉब, अच्छे शहर में रहते हैं,
और काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे पाकिस्तान से, तो हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं कि एक बंदा जो देख रहा हो और इस टाइम यूनिवर्सिटी में तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, उसको पता नहीं आगे कैरियर पे वो कहाँ जाएगा। और आप भी यकीनन इस फेज़ से गुजरे होंगे जब हम लोग क्लूलेस होते हैं कि हमने इसके बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, किस शहर में मिलेगी या किस मुल्क में पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। तो आप यूटी टेक्सला में आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी? हाँ जी। तो कौन सा बैच था जी आपका? मेरा बैच था 2009 का, 2009 से 2013। और बल्कि मैं जो भी थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनको मतलब मुझे आजकल, क्योंकि मेरी खुद जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है, तो उनको यही मैसेज दूंगा कि आपने घबराना नहीं है। जो इमरान खान बड़ा मशहूर बात है, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। क्योंकि चैलेंजेस आपके अगर अर्ली फेज़ में लाइफ में आ जाएंगे तो आप 5-6 साल बाद उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको फाइट करके 5-6 साल बाद के बाद आप स्टेबल हो चुके होगे लाइफ में। मेरा भी यही बिलीफ है कि आप एग्जैक्टली किसी को टिप नहीं दे सकते इसके बाद ये करना, क्योंकि लाइफ चेंज होती रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती रहती हैं, आपने मेहनत करनी होती है। अच्छा, जब वो यूनिवर्सिटी में होते हैं और अब देखें उस टाइम पे आप सबकी एक गोल होता है कि हम यही अचीव करेंगे शायद। अब अगर आप पीछे देखें उनमें से कई लोग पाकिस्तान में अच्छी जॉब करें, कोई शायद अमेरिका चला गया, कोई किसी और मुल्क चला गया हो, और उस टाइम हमारे जहन में होता है कि हमने बेस्ट ग्रेड लेना है। एग्जैक्टली। लेकिन एक्चुअली अब आप जब पीछे देखें तो आपकी नज़र में एज अ स्टूडेंट जो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसके लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? सिर्फ ग्रेड या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, या जो दुनिया में जो करिकुलम के अलावा भी कुछ सीखे, या क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो आगे एक्सेल कर सके लाइफ में? अच्छा, मैं इसमें अपनी लाइफ जर्नी से एग्जांपल दूंगा ताकि थोड़ा सा लोग रिलेट कर लें इसको कि किस तरह किस फेज़ में वो हैं। जब मैं था बैचलर्स में तो मेरे साथ ये सीन था कि अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं यूटी टेक्सला में था और यूटी टेक्सला में ज़्यादातर जो रुझान है वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है उस वक्त, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ हर बंदा जो है ना वो ग्रेड्स की बात कर रहा होता है। आपको सीनियर्स ये भी कह रहे होते हैं कि यार आप ग्रेड्स का कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरे हिसाब से ग्रेड्स का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मुझे मास्टर्स की स्कॉलरशिप, पीएचडी की स्कॉलरशिप, इवन बैचलर्स की स्कॉलरशिप लेने में ग्रेड्स का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो जब मेरी बैचलर्स की जो एजुकेशन थी उसकी जो फ़ी थी वो उनकी सैलरी के बराबर थी, तो वो जो फ़ी उनको अफोर्ड करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता था। तो इसलिए मुझे फिर स्कॉलरशिप लेनी पड़ी बैचलर्स में, मास्टर्स पीएचडी कंटिन्यूस। तो इसलिए जो है ना ग्रेड्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। उसके अलावा ये है कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं जब उस एज में था तो मुझे अभी भी याद है, मैं अब डॉयचे बान में मैंने ये अपने इंटरव्यू में भी बात बोली थी, सीईओ को भी ये अपनी कहानी सुनाई थी कि मैं 2010 की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मैंने एक डॉयचे बान की कंस्ट्रक्शन की हॉबनॉफ, जो बर्लिन हॉबनॉफ बड़ा मशहूर है, उसकी 2006 वर्ल्ड कप से पहले कंस्ट्रक्शन की वीडियो देख ली मेगा स्ट्रक्चर्स पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे। और उस वक्त मैं एक छोटे से फ्लैट में रह रहा था लालकुर्ती में, रावलपिंडी में। जो लोग पिंडी के हैं वो लालकुर्ती को भी जानते हैं। और उसमें शाहीन कैटरिंग के ऊपर हमारा घर था, तो उसमें छोटे से कमरे में बैठ के मैंने वो वीडियो देखी थी, केबल पे आ रही थी नेशनल ज्योग्राफिक पे। और उस वीडियो ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि यार क्या मैं इतना आगे जा सकता हूँ लाइफ में कि नहीं, क्या मैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर इतने बड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। और जब मैं डॉयचे बान का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे एक किस्म की फील हो रही थी कि आई एम जस्ट क्लोज टू दैट ड्रीम दैट आई हैड लाइक 12 ईयर्स अगो। तो इसमें आपका ये होता है कि कंटिन्यूसली आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आप आईटी कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एप्टीट्यूड है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप अपना एप्टीट्यूड अपने आप में एक्सेप्ट कर लें कि यार आपने अपना कैरियर इसमें कंटिन्यू करना है। और अब जब आपने कंटिन्यू करना है तो यू शुड स्टार्ट सीइंग कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में उस फील्ड में क्या हो रहा है, ताकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग आपके इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज भी काफ़ी हो चुके हैं मेरे नहीं लोगों के, हाँ, जैसे लोगों जिस के। तरह अब तो हम लोगों बहुत के उस टाइम यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं आती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दुनिया का नहीं पता था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो लकीली मैंने वीडियो देख ली नेशनल ज्योग्राफिक पे, केबल पे आ रही थी। और वो प्रोग्राम मुझे मेरे अबू ने इंट्रोड्यूस कराया था, मेगा स्ट्रक्चर्स का नेशनल ज्योग्राफिक का प्रोग्राम आता है, क्योंकि मेरे अबू सिविल इंजीनियर हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ये प्रोग्राम देख लिया करो, तो मैं इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एप्टीट्यूड आपने ना, अब तो फेसबुक है, यूट्यूब है, आपने उस वक्त तो इतना ज़्यादा नेट नहीं होता था, केबल ही होती थी। तो अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप अपना एप्टीट्यूड खुद डेवलप कर सकते हैं कि यार मैंने कहाँ जाना है लाइफ में, मैंने आगे क्या करना है। और फिर मुझे एक जोश था, क्योंकि मुझे पता था मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो काफ़ी टफ़ थी। तो मेरे फादर और मदर जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरी बाहर की पढ़ाई। तो मुझे पता था मुझे स्कॉलरशिप्स ही टारगेट करनी है। तो फिर उसकी तरफ डायरेक्ट हो गया था 6 सेमेस्टर से ही। 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मैंने पूरी एक नोटबुक पे सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप आप देने लगे हैं कि जिन्होंने बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना है और अगर अफोर्ड नहीं कर रहे तो कैसे आपने तैयारी करनी है। तो मैंने उस वक्त ये किया था कि मैंने QS यूनिवर्सिटी की रैंकिंग खोली थी, और जो टॉप 20-30 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सारों की एडमिशन प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मोटिवेशन स्टेटमेंट में क्या चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, और क्या कहते हैं डेडलाइन क्या क्या है, सब नोट करना शुरू कर दी थी। और उसी की बेसिस से मैंने फिर कंटिन्यूस एफर्ट शुरू कर दी और लोगों से इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। जो मेरे सीनियर्स कोई
इटली गया, कोई जर्मनी गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया कि यार स्कॉलरशिप कैसे टारगेट करनी है, और अगर वहाँ की स्कॉलरशिप जिसका मुझे नाम पता है वो इसमें मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ये होता है अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो इतने बिजी होते हैं कि वो आपको बिल्कुल टिप पॉइंट डायरेक्शन नहीं बता सकते कि आपने ये इस स्कॉलरशिप को टारगेट करना है। ये होमवर्क बंदे को खुद करना पड़ता है कि यार मैं ये स्कॉलरशिप को टारगेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो ये याद रखें कि कोई आपको जैसे कहते हैं ना मुंह में चम्मच नहीं देगा और रेसिपी नहीं देगा, स्ट्रगल आपने करनी है। और जब आप किसी से लेट्स सपोज मेरे पास आते हैं लोग के सर सैलरी कितनी है, फिर वो शुरू होना टाइम नहीं होता इतना, और मैं भी हर चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने खुद होमवर्क किया हुआ है Exactly. और फिर आप मेरे से एक सवाल पूछते हैं जिसका मैं जवाब दे सकूं, तो ये हो सकता है आपने होमवर्क खुद करना है। होमवर्क खुद करना है। मैं अच्छा, अभी हम ना थोड़ा स्कॉलरशिप की बात करेंगे। इटली का इन्होंने स्कॉलरशिप लिया, कैमरे के पीछे भी हमारे पास एक इंजीनियर बैठे हुए हैं, वो भी इटली के स्कॉलरशिप लेकर और हम्बर्ग में एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो इटली क्यों चूज़ किया या इटली का स्कॉलरशिप कैसे मिला, उसकी थोड़ी स्टोरी बताएं। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या कहते हैं, मुझे वैसे बाहर पढ़ने का, जैसा मैंने बताया, शौक था। तो हुआ यूँ कि मेरा टारगेट जर्मनी था, शुरू से ही जर्मनी टारगेट था। और ये भी एक अजीब सी कहानी है कि मुझे जर्मन फुटबॉल टीम बहुत पसंद है, तो मेरा टारगेट जर्मनी था कि मुझे आना जर्मनी है। लेकिन जर्मनी में मास्टर स्कॉलरशिप थोड़ा सा लेना मुश्किल इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, डार्ट वाले 2 साल का। तो उस वक्त मैंने फिर अब शायद हो सकता है चेंज होगी ये रिक्वायरमेंट, लेकिन उस वक्त ये थी। तो मैंने उस वक्त फिर जब टारगेट करा था यूनिवर्सिटीज़, तो इटली जो है वो उस वक्त हब था स्कॉलरशिप का, क्योंकि इटली जो है वो अभी भी काफ़ी हब है। क्योंकि बेसिकली इटली की इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की तरह ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है, तो उनको कंटिन्यूसली फॉरेन इन्फ्लक्स चाहिए होता है ताकि वो अपने बाहर से लोगों को लेके ऊपर जाएं मार्केट में। तो उस वक्त मैंने फिर जब स्कॉलरशिप टारगेट करना शुरू की थी, तो मुझे पाकिस्तानी इन इटली ग्रुप है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, जो वहाँ की स्कॉलरशिप्स हैं, DSU, EDSU, जो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। तो मेरा GPA जो था 3.71 था, तो मैंने उसकी बेसिस में मोटिवेशनल लेटर लिखा, सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की और अप्लाई किया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि अप्लाई करो, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैं खुद इस बात की एग्जांपल हूँ। मैंने पहली साल उसी स्कॉलरशिप के लिए, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जिसमें मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो DSU में ये होता है कि आपको DSU स्कॉलरशिप में वहाँ आना पड़ता है और फिर मिलती है। लेकिन जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है वो आपको पहले से मिल जाती है, तो आपको वीज़ा में बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जब फर्स्ट ईयर मेरिट स्कॉलरशिप अप्लाई की, तो मेरा सिर्फ एडमिशन हुआ था, स्कॉलरशिप नहीं लगी थी। इटली में एडमिशन हो गया, इंग्लैंड में हो गया, काफ़ी जगह हो गया, लेकिन स्कॉलरशिप कहीं नहीं लगी थी। सेकंड ईयर मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने सेम वही डॉक्यूमेंट्स उठाई। तो फिर पहले साल जब नहीं हुआ तो फिर आपने फिर कहा कि अभी मैं नहीं जा रहा और फिर जॉब शुरू कर दी? मैंने जॉब शुरू कर दी। सही, लेकिन अपना वो ख्वाब कंटिन्यू रखा। मेरा असल में पहले साल यूँ था कि मैं पहले साल जब अप्लाई कर रहा था तो मैं 7th सेमेस्टर में था और मेरा 8th सेमेस्टर बाकी था। तो मैं ट्राई ये कर रहा था कि मेरा मतलब पॉज ना है और मैं फ़ौरन चला जाऊँ। वो हो नहीं पाया, तो मतलब पहले साल रिजेक्शन आ गई। तो मैंने 1 साल पाकिस्तान में जॉब की। तो वो जो 1 साल जॉब कर रहा था, मैंने फिर दोबारा इन्हीं स्कॉलरशिप को दोबारा टारगेट किया। और जब दोबारा टारगेट किया तो सेकंड टाइम डिग्री कंप्लीट हुई थी, GPA अच्छा था, सारा कुछ था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई माशाल्लाह। और फिर मेरी स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर वीज़ा प्रोसेस में कोई मसला नहीं हुआ और मैं इटली चला गया। नाइस। इस तरह आप इटली आए। तो पिंडी बॉय जब इटली पहुंचा तो क्या सी लाइफ डिफरेंस आपको फील हुई पिंडी वर्सेस इटली में? कहाँ आए थे आप? इटली में मैं आया था मिलान में और लेको में, क्योंकि मेरे कुछ कोर्सेज लेको में थे, फिर कुछ कोर्सेज मिलान में थे, तो दोनों जगह रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ शुरू में? पहले तो घर में जिस तरह होता है बंदा मेहनत कर रहा होता है लेकिन पढ़ रहा होता है, माँ बाप खाना वाना रोज़ी रोटी वो भी संभाल रहे होते हैं। अब आप बाहर आए हो सेल्फ, जिस तरह कोई भी बंदा पहले जब यूरोप आता है जो पहला हफ्ता बड़ा यूनिक होता है, कुछ आपको उसकी मेमोरीज हैं? बिल्कुल मेमोरीज हैं। मुझे अभी भी पहली रात याद है, मैं पाकिस्तान से जब मैं फ़्लाइट में बैठा था, ये तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाऊँगा, यूरोप देखूँगा। लेकिन जब वो जहाज़ उड़ा तो जैसे जैसे जहाज़ उड़ रहा था मेरा दिल बैठ रहा था कि यार मैं अकेला इतना आगे जा रहा हूँ और आगे कुछ पता भी नहीं आगे होगा क्या। और ना लोगों को जानता हूँ ना किसी को जानता हूँ, पूरी इन्वायरमेंट, कंट्री नई, ज़ीरो से स्टार्ट। और क्या कहते हैं, फिर जब मैं पहली रात जब मैं फ़्लैट में गया, मुझे चाबी, मेरा जो हाउस मास्टर था उसने आके चाबी दे दी और मेरे पास मैं कुछ करने को था नहीं, तो मैं ग्रोसरीज़ करके आ गया। किसी ने बताया साथ ही ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ से ग्रोसरीज़ की। तो मेरा जो चूल्हा था, अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा शौक ये था कि पाकिस्तान में तो गैस वाले चूल्हे होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा था और मुझे वो यूज़ करना ही नहीं आता था। और उसका जो चूल्हे का जो नॉब पे वो जो इंडिकेशन होती है ना, वो मिट्टी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था ऑन किस तरफ होगा और ऑफ़ किस तरफ होगा और इंडिकेट कैसे होगा कि ये ऑन। तो पहली रात में जब खाना बनाना शुरू किया मुझे समझ नहीं आई, पहले मैंने प्याज डाला, टूना फिश डाली, कुछ बन ही नहीं रहा। तो मैं चिप्स खाया के सोया वो पैकेट वाले, और मैंने अपने को कहा यार मैं बाहर क्यों आ गया हूँ, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के बाहर क्यों आ गया हूँ। लेकिन अब डाउन द लाइन अब मुझे अपनी लाइफ देखता हूँ उस वक्त से, अब पाकिस्तान के सिचुएशन भी देखता हूँ तो अब कहता हूँ कि यार मतलब
उस वक्त डिसीजन अच्छा लिया था। और ये जो डिसीजन मैंने लिया था इसमें एक और भी छोटी सी बात मैं कोट करूँगा जो हमेशा मैं बोलता हूँ। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मिला था हार्डली कोई 10 मिनट के लिए, और उन्होंने उस वक्त अपनी लाइफ स्टोरी मुझे सुनाई थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि क्या कहते हैं कि यार अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो रिस्क लेने से घबराना नहीं है। आपकी अगर सेटल्ड जॉब भी लगी हुई है और आप उसको छोड़ के रिस्क लेके बाहर चले जाओगे या किसी और जगह चले जाओगे तो हो सकता है 5 साल बाद जब अपने आप को देखो उस वक्त तो आपका वो रिस्क की वजह से आप बहुत आगे निकल जाओ। तो वो चीज़ मैंने आज तक पकड़ी हुई है कि रिस्क लेने से आपने किसी वक्त भी घबराना नहीं है। तो रिस्क लोगे तभी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ोगे। बिल्कुल, चलिए बड़ी अच्छी बात की। बीच में एक बात की थी कि मैंने वो नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियो देखी थी। ये लोग जो लोग बोलते हैं इसमें बिल्कुल हकीकत है कि यू हैव टू ड्रीम बिग, वरना आप उसी एक ही चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसा ख्वाब देखें बड़ा, जो होगा मुश्किल, लेकिन फिर उसके लिए आपको फिर ये नहीं कि ऐसे अचीव हो जाएगा। होमवर्क करने कंसिस्टेंटली, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे Exactly. और लेकिन सीखते रहेंगे, नए सीखेंगे तो आप इवेंचुअली इस केपेबल हो जाएंगे। जिस तरह वो परिंदा भी पर हिला 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 के फिर उड़ना सीख जाता है। बिल्कुल, तो आप वो अचीव कर लेंगे। तो अच्छा, इसके अलावा जब आप अभी आपकी जो लाइफस्टाइल है यहाँ पर, तो आप पाकिस्तान भी जब जाते हैं और आप देखते होंगे कि वहाँ पे भी क्या रेल की अभी सिचुएशन है, और माशाल्लाह आपने अचीव कर लिया बहुत कुछ। हर बंदा बाहर भी नहीं आ सकता, हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, लेकिन आपके जहन में है कि डाउन द लाइन, जिस तरह आपने एक ड्रीम देखा था, कभी आप ये ड्रीम देखते हैं कि कभी आप पाकिस्तान की रेल के लिए कुछ कर पाएंगे या कुछ करना चाहेंगे फ्यूचर में? बिल्कुल शारिक भाई, ये भी एक ख्वाब है कि पाकिस्तान की रेल अगर अपॉर्चुनिटी मिले बिल्कुल ज़रूर क्यों नहीं करना चाहेंगे। बल्कि इनका जो सिस्टम है जर्मन रेलवेज़ का, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं, जिस तरह ये प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यूसली, बल्कि इनफैक्ट मैं जब इनकी रेलवेज़ के अंदर आया तो मुझे पता चला कि काफ़ी इनके इजिप्शियन एम्प्लॉयज़ हैं, और इजिप्शियन एम्प्लॉयज़ ने इवन इजिप्ट में इन्वेस्ट कराया है डॉशे बान से प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, तो डॉशे बान इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन वही बात है कि बैक पे पाकिस्तान में हमें स्टेबिलिटी चाहिए और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर 5-6 साल बाद मतलब मैं खुद काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाऊँगा, सीनियर पोजीशन पे आ जाऊँगा, और तो मैं आई विल बी वेरी, मतलब मेरे काफ़ी लिए ऑनर की बात होगी कि मैं पाकिस्तान को टर्न बैक कर सकूँ इन द फॉर्म ऑफ रेलवे डेवलपमेंट। बिल्कुल। अच्छा, इस जर्नी में एक छोटा सा पार्ट तो मिस हो गया, इटली का स्कॉलरशिप आपने ले लिया, उसके बाद आप जर्मनी आए पीएचडी के लिए, वो कैसे आए, वो कैसे स्कॉलरशिप मिला, उसकी थोड़ा सा अच्छा, ये भी बड़े मज़े की स्टोरी है। जब मैं इटली से एंड करा था अपनी क्या कहते हैं डिग्री, तो आई वांटेड टू कम टू जर्मनी, जिस तरह मैंने पहले बोला था। और क्योंकि जर्मन रेलवेज आना था। ये तो Ja, machen wir weiter, aber jetzt wir können. Okay. बिल्कुल Nur 10 Minuten noch. Okay. कंटिन्यू चल रही है ना? बिल्कुल मुझे जर्मनी आने का प्लान था, लेकिन रेलवेज़ का तो उस वक्त सिर्फ ख्वाब ही था। तो यूँ हुआ कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे घर वालों ने उस वक्त रोका भी, यार तुम बाहर ट्राई करो, जॉब हो जाए सारा कुछ, लेकिन वही पाकिस्तान से मोहब्बत में मेरा था कि पाकिस्तान जाके सर्व करना है, पाकिस्तान ही जाना है। तो पाकिस्तान गया मैं, और पहले 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिली। यानी ये इटली के बाद? इटली के बाद। अच्छा, पाकिस्तान गया मैं, 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिली। और होता है ना पाकिस्तान में आपको पॉइंट पड़ना शुरू होता है आसपास की सोसाइटी से कि यार, रिश्तेदारों से भी कि यार आपने ऐसी कौन सी डिग्री कर ली है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसी बाहर से क्या कराए हो। तो वो फिर मेरी वो, अब मैं जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं इन सारी चीज़ों को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि यार आई हैव टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग, कि यार मैं काफ़ी इस सोच से बाहर निकल के आई कैन डू समथिंग। और मैंने उसी वक्त जब ये सारा कुछ मेरे प्रेशर आ रहा था 6 मंथ्स में फर्स्ट के नौकरी नहीं मिल रही, लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैंने उसी को एज अ मोटिवेशन लेके अप्लाई करना शुरू कर दिया कि आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर पीएचडी। और उस वक्त मैंने मई में स्टार्ट किए थे, मुझे अभी भी याद है, पीएचडी अप्लाई करना। और ड्यूरिंग द लाइन में उस वक्त मेरी जॉब लगी अलाइड बैंक में, 2 महीने वहाँ काम किया एज अ बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफिसर। और उधर लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक आई हैड टू लीव दैट जॉब इन 2 मंथ्स। और मेरी अम्मी इस बात की गवाह है कि मैं जब मैंने जिस दिन वो जॉब छोड़ी थी मैं रोया था। और वो मैं रोया इसलिए था कि मेरा जो मैनेजर था वो मुझे कहता था कि आपने जो है ना जेनेटोरियल स्टाफ कंट्रोल करना, आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफिसर के तौर पे सिर्फ यही रोल है कि आपने बिल्डिंग की सफाई का ख्याल रखना है। और उसने मुझे जब बुलाया था वॉशरूम में, बुला के कहता कि किसी ने सही फ्लश नहीं किया और आप जो है ना, ये आपका काम था, आपने क्यों नहीं चेक किया। तो आई डिसाइडेड कि भाई आई हैव टू लीव दिस जॉब, आई कैन नॉट वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। मतलब मैं मास्टर्स करके आया हूँ, मैं तो इतना अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकता। और मैं घर आया था और मैंने घर आके अम्मी को कहा था कि मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, आई हैव टू लीव एंड आई हैव टू गो अब्रॉड अगेन, आई हैव टू फाइट। और मैं रो के अगले दिन से मैंने दोबारा वही मास्टर पीएचडी स्कॉलरशिप अप्लाई, पीएचडी एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू कर दी थी। अगले दिन ही मैंने उस कंपनी में रिज़ाइन दे दिया था। वेरी गुड। मतलब ये भी एक है कि आपने डिप्रेशन में नहीं जाना और
हर किसी का लेवल भी डिफरेंट होता है, ज़ाहिर है कि कई लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं फिर नहीं कर पाते, लेकिन ये कि आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने छोड़ दी, यानी कि अभी ऑल्टरनेट हाथ में नहीं आया था लेकिन इन्होंने फिर वो डिसाइड किया मैंने छोड़नी और लग के फिर आगे मैंने एक बात बोली रिस्क वाली, वो जो अब्दुल कदीर खान की बात थी ना रिस्क वाली, वो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो वो फिर मैंने उसी को मोटिवेशन लेके आई स्टार्टेड अप्लाइंग अब्रॉड। और मुझे अभी भी याद है कि मैं यूँ करता था, मैंने हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट मोटिवेशन स्टेटमेंट, डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल लिखे हुए थे, डिफरेंट प्रोफेसर्स टारगेट किए हुए थे, एक्सेल लिस्ट बनाई हुई थी हर यूनिवर्सिटी के, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, और ये टारगेट करके इन सारों को मैं उनके टाइम जोन में उनके 9 बजे के हिसाब से ईमेल करता था। अगर ऑस्ट्रेलिया में 9 बज रहे हैं और पाकिस्तान में रात सुबह 3 बज रहे हैं तो मैंने सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, मुझे उठना है, सारी ईमेल ड्राफ्ट सब कुछ अटैच किया हुआ, उठते साथ ही ईमेल क्लिक करनी है और फिर सो जाना है। सही, ताकि प्रोफेसर को 9 बजे मिले, जैसे ही वो टेबल पे बैठे उसको अपना लैपटॉप खोले, उसको पहली ईमेल मेरी है वो लाजमी रिप्लाई करे। और इस टेक्निक की वजह से मुझे इतने रिप्लाई आए थे, रिजेक्शन के भी आए थे, मतलब मैंने अराउंड 60-70 अप्लाई किए थे, जिसमें से मुझे 2 ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी मिली, 4 जर्मनी में मिली, बट देन आई ऑप्टेड जर्मनी, क्योंकि मुझे जर्मनी, जिस तरह मैंने पहले कहा, मुझे शौक था जर्मनी आने का। और जर्मनी में फिर मैंने आखन चूज़ किया, क्योंकि आखन, और फिर मुझे डार्ट की स्कॉलरशिप मिल गई सारे प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि मेरे पास जब प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आ गई तो डार्ट ने स्कॉलरशिप दे दी, और आइल्स भी सही था मेरा, अच्छा था, तो फिर मुझे फिर किसी चीज़ में मसला नहीं हुआ, वीज़ा भी लग गया और मैं फिर दोबारा वापस आ गया। बेसिकली अब ये इसके अंदर स्टोरी का ये है कि आपने देख लिया कि मेहनत और अप एंड डाउन और चैलेंजेस से भरी हुई ये स्टोरी, और ये मोटिवेशन के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए। शुरू में हमने कहा जी हम्बर कितना खूबसूरत है और यहाँ पे जर्मन रेलवेज है, तो इस तरह नहीं है कि बस ये कोई बड़ी अट्रैक्टिव लाइफ एकदम स्टार्ट हो गई है, और अभी भी अट्रैक्टिव में इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ये नहीं कि वहाँ जाके ये बैठे रहेंगे, इन्होंने बड़ी मेहनत करनी है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताएं कि लोग आपको जानते हैं, ड्राइंग रूम टॉक विद फहद भी देखते हैं आपका शो देसी मीडिया जर्नी पे, तो पढ़ाई और इतनी सख्त रूटीन के साथ आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप कोई टॉक शोज़ या कोई शो वगैरह करना चाहें, या ये तो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। ये मुझे वैसे ही शारिक भाई शौक था बचपन में एक्टिंग का, शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो वो एक्टिंग का शौक था, और अपने आप को डिफरेंट रोल में देखने का शौक है कि मैं हर रोल में कैसा लगता हूँ, मेरी मतलब पीक क्या है, मतलब कैपेसिटी क्या है। तो वो फिर मुझे हसन भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, आज भी मतलब उस्ताद हैं हम बिल्कुल, हमारे भी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। उन्होंने उनसे मैं मिला था, एक मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, PSA का प्रेसिडेंट था आखन में। तो PSA पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन, नॉर्मली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड तंजीम अक्सर नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर होती है, लेकिन PSA आगे शहर का नाम आ जाता है। PSA सिडनी, PSA आखन, PSA म्यूनिख, PSA स्टॉकहोम, PSA स्विट्ज़रलैंड, जो भी, तो ये वहाँ पे उसके सदर भी थे और ऑर्गेनाइज करवाते थे। मैं भी जब पढ़ने आया था स्वीडन, तो मैं PSA स्टॉकहोम चलाता था। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मुझे हसन भाई ने पिक किया, उन्होंने कहा यार शो करोगे, मैंने कहा हसन भाई कभी किया नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं ट्रेन कर दूंगा, तुम सिर्फ करने वाले बनो। तो वो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब एक्सपीरियंस है, सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे हमेशा नई नई चीज़ें सीखना फैसिनेट करती हैं। तो वो फिर मैंने हसन भाई ने सारा गाइड किया, उनसे सीख के फिर शुरू हो गया, फिर अब तो मतलब चल पड़ा है बिल्कुल, और ये हमारा सफ़र शुरू है। बिल्कुल, हसन भाई मेरे भी जो देख रहे हैं इधर जर्मनी में, हसन रज़ा मेरे भी उस्ताद रहे हैं, और उनके साथ ही हमने ये सफ़र शुरू किया था इकट्ठे उर्दू रेडियो डॉइचलैंड का सफ़र, और उनसे हमने सीखा है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। ठीक है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई और आखिरी बात आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहें, या एक स्टूडेंट्स के अलावा भी जो कम्युनिटी भी है, देखें अब जिस तरह आपने एक बात बीच में की कि पाकिस्तान गए, अच्छा बुरा वक्त आया, तो लोग टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी सोसाइटी को भी बदलना होगा ना। एक तो हम कहते हैं निज़ाम बदलना है, हुकूमत बदले, लेकिन अपने लोगों की सोच, हमें जाने अनजाने में हम लोगों को हर्ट करते रहते हैं। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब क्रिटिसिज्म तो कंटिन्यूसली होता है, अभी भी मेरे पे होता है काफ़ी चीज़ों पे, लेकिन वही है कि आपने अपनी सोच जो है ना वो बड़ी करनी है। मतलब एंड ऑफ द डे आपके माइंड में आप जो प्लान कर रहे हो, आपको पता है आप क्या प्लान करना चाह रहे हो, आप किस डायरेक्शन में अपने आप को देखना चाह रहे हो 10 ईयर्स बाद। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अपनी लाइफ को स्केल करो कि 5 साल बाद कहाँ हो, 10 साल बाद कहाँ होगे। लाइफ का गोल होना चाहिए। लाइफ का गोल होना चाहिए। अब मैं अपने आप को 5 साल पहले, 10 साल पहले देखता हूँ, तो वही 10 साल पहले मैं डॉशे बान की वीडियो देख रहा था, और आज 10 साल बाद मैं डॉशे बान में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो लाइफ में आपका गोल एक होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो ज़ाहिर है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ें बदलती रहेंगी। लेकिन मैं इसमें एक भी बात करना चाह रहा हूँ, तो मतलब आप अच्छी बात की क्रिटिसिज्म हो तो उसको कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन मेरा सवाल ये कि बतौर इंसान हम लोग जो दूसरों पे क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, एज अ
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शारिक भाई, इसमें तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैं एज अ पर्सन तो जज लोगों को बिल्कुल नहीं करता, बल्कि मैं लोगों को अप्स एंड डाउन आते हैं तो आई वांट टू बी द फर्स्ट वन कि उनको मैं अप्रिशिएट करूं और मोटिवेट करूं। और शायद यही रीज़न है कि मैंने जितने टारगेट्स लाइफ में बनाता हूं, जो अचीव करना चाहता हूं, शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो एक हेल्प हो जाती है कि आप जो है ना अपने आसपास की विसिनिटी में आप लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। अभी भी जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मुझे लिटरली काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन काफ़ी लोग ये मैसेज भी करते हैं कि आपकी हम कोई स्टोरी देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, कोई देखते हैं, तो हमें मोटिवेशन होती है कि यार आप इतने मोटिवेटेड हर वक्त कैसे होते हो। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि यही आपने ना सीखना है कि हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिविटी तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोसाइटी इन अ पॉजिटिव, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगी। मेरे ख्याल में इसी नोट पे हम इसको एंड करेंगे कि दुनिया में नेगेटिविटी और परेशानियां बहुत हैं। एक तरीका मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास है कि आप उसको डिस्कस करें, फ्रस्ट्रेट हों, घर जाएं, घर में भी लड़ें, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप बेशक आपको लगता है पूरी दुनिया चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए कुछ करें, कुछ स्टेप्स उठाएं कि आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आपने कुछ किया है चेंज लाने के लिए, ना कि आप भी सबकी तरफ तनकीद करके करते रहे। इसके साथ ही हमारा ये वक्त ख़त्म होता है। आप देख रहे हैं देसी स्टोरीज़ विद शारिक जावेद, चैनल देसी मीडिया जर्नी पे। आज वंडरफुल स्टोरी हमारे पास पिंडी बॉय की जर्मन रेलवेज़ तक, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी, चैलेंजिंग स्टोरी, और इसके बाद एक कामयाबी, और आगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ हम आपके लिए लाएंगे। आप भी जिस किस्म की स्टोरी सुनना चाहें, आप हमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, या हमारी ईमेल पे भी कर